हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेज ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज जियोग्राफी की ओर पार्ट 3 वीडियो बना रहे हैं। पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं वो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को बस देख लें और नोट्स कॉपी भी बना लें। चलिए आज हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग नंबर 2 तक देख लिए थे, आज 3 क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में है, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाए जाने वाली सावधानियाँ को लिखें। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जब बाढ़ आएगा तो कौन कौन से हमको सावधानियाँ को बरतना चाहिए या किस किस चीज़ों पर हमको ध्यान देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर है कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाए जाने वाली सावधानियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर पहला में है, मकानों की नींव तथा दीवारों कंक्रीट तथा सीमेंट की, है ना, बनी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है जो मकान का नींव मीन्स जो मकान का जो आधार होता है ना, जो निचली सतह पर होता है वह थोड़ा सा क्या होना चाहिए, कंक्रीट ईंट का होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, है ना, ताकि अगर बाढ़ आए तो कुछ समय तो उसको रोकने की मदद कर सके। नंबर पहला था। नंबर सेकंड में है, नदी से मकान दूरी कम से कम 250 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि आपके नदी के किनारे घर है तो कम से कम नदी के किनारे से जो आपकी घर की दूरी होना चाहिए वह 250 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तब जाके आप लोग बाढ़ से बच सकते हैं या सुरक्षा प्रदान हो सकता है। नंबर 3 में है, बाढ़ के बाद जल निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी मान लिया जाए दोस्तों, अगर कि किसी गांव या किसी शहर में अगर बाढ़ आ जाए तो उस पानी को कहीं ना किसी माध्यम के द्वारा उस जल को निकालने की हमको व्यवस्था होना चाहिए, है ना। नंबर 4 में है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के लोगों को तैराकी का ज्ञान होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपके गांव नदी के किनारे है तो आपको तैराकी करना आना चाहिए, ताकि किसी भी वक्त पर अगर बाढ़ आ जाए तो आप नदी को तैरकर, है ना, एक पार से दूसरे पार कर सके, है ना। तो आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताना है। यानी बाढ़ को नियंत्रण के क्या क्या उपाय है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ आंसर में है, बाढ़ नियंत्रण के उपाय निम्न है। नंबर पहला स्थान पर है, स्थानीय अस्पताल में दवाइयाँ और डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, यदि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर बाढ़ आ जाता है तो जो अस्पताल होता है, जो किसी गांव का जो नज़दीकी सेवा जो दिया गया है अस्पताल, तो उस अस्पताल में दवाइयाँ की व्यवस्था होनी चाहिए और डॉक्टर की भी सुविधा होना चाहिए। तब जाके किसी प्रकार से हमको बचने की संभावना रहेगा, नहीं तो हम लोग को मृत्यु भी हो सकता है। नंबर सेकंड में है, प्रशासन और नागरिकों के बीच तालमेल होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि प्रशासन और नागरिकों ये दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की मतलब देखने के लिए मिले कि इसको हम कैसे बच सकें, तुरंत ही प्रशासन को सूचना को पहुंचाना चाहिए। नंबर 3 में है, सामुदायिक एकता कायम रखनी चाहिए। यानी जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में आपको एकता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एकता में कितना बल होता है ना। इसीलिए सामुदायिक एकता में क्या होना चाहिए, कायम रखनी चाहिए। नंबर 5 में क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति को परिभाषित करना है। यानी सूखे की स्थिति कैसे आती है, किस प्रकार से होती है, उसके बारे में जानना है। जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 25% अधिक की कमी आ जाती है ना। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी देश में
है या किसी भी राज्य में ऐसा देखा गया है कि जब वर्षा की मात्रा, है ना, समस्या सबसे गंभीर हो जाती है, यानी कम से कम 25% की कमी, यानी 100% में 25% की जब कमी आ जाती है, जब 25% की जब कमी आ जाती है तो हम ऐसा स्थिति माना जाता है कि सूखा की स्थिति उत्पन्न होने वाली है ना। तो यही कह रहे हैं कि 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो इसे सूखा की स्थिति माना जाता है ना। यह ऐसी प्राकृतिक आपदा है, यानी जो सूखा की स्थिति है, यानी जो सुखाड़ जो जैसे आती है, बाढ़ आती है, यह सब ऐसी आपदा है दोस्तों, तो ये सब प्राकृतिक आपदा है ना, जो प्रति वर्ष धीरे धीरे दस्तक हो देती है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बाढ़ भी और सुखाड़ की स्थिति भी उत्पन्न होती रहती है ना। तो किसी भी राज्य में कुछ न कुछ भाग पर सुखाड़ की स्थिति अवश्य उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक का वर्णन करें, है ना। यानी मतलब कौन कौन सा सुखाड़ जब आ सकता है तो उसका कारक क्या है, मुख्य कारक क्या है, यानी कैसे सुखाड़ आ सकता है ना। तो सबसे पहला कारक है कि मानसून की विफलता। मानसून की विफलता का मतलब होता है दोस्तों मानसून के समय समय पर न आना। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि मान लिया जाए कि अभी बाढ़ का मौसम है और बाढ़ के मौसम में अगर सुखाड़ की स्थिति आ जाए तो इस समय, है ना, मानसून की गड़बड़ी है। किसकी गड़बड़ी है? मानसून की गड़बड़ी है। नंबर सेकंड में है वनों की कटाई, है ना। देखिए दोस्तों, आज के वनों को काटने की क्षमता जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि जो भी पृथ्वी पर जो वन लगाए गए थे वह करीब सब को, है ना, काट कर हम लोग उसके स्थान पर, है ना, मकान बना दे रहे हैं, कारखाना खोल दे रहे हैं, औद्योगिक केंद्र खोल दे रहे हैं, जिसके माध्यम से वनों की संख्या में काफ़ी कमी आ जा रही है। जब वनों की संख्या में दोस्तों जब कमी आ जाएगी तो उस समय सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना अवश्य हो जाती है। नंबर थर्ड में है औसत तापमान में वृद्धि। औसत तापमान में क्या चीज? वृद्धि। नंबर 4 में है मृदा में नमी की कमी। मृदा मीन्स होता है मिट्टी, है ना। मिट्टी में जब नमी नहीं रहेगा तो हम लोग को सुखाड़ की स्थिति की सामना करने पड़ेगा। इसीलिए मृदा को नमी बनाना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? अधिक से अधिक कंपोस्ट खाद का उपयोग करेंगे, जिसमें मिट्टी में नमी की मात्रा बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है सुखाड़ से बचने के तरीकों को लिखना है। यानी सुखाड़ से हम लोग कैसे बचेंगे दोस्तों, है ना, उसके बारे में जानेंगे। तो सुखाड़ से बचाव के तरीका निम्नलिखित है या निम्न है ना। नंबर पहला में है अत्यधिक वृक्षारोपण। अगर हम लोग नहीं चाहते हैं कि सुखाड़ की स्थिति आए तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? हर एक व्यक्ति, है ना, जागरूक होकर सभी अपने अपने घरों में जितने परिवार हैं सभी परिवारों पर अगर बोल दिया जाए या इसको नियम विधिवत नियम से एक व्यक्ति पर 5-5 पौधा को वृक्षारोपण किया जाए तो ऐसी स्थिति सुखाड़ की स्थिति कभी नहीं आ सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे? वृक्ष को अत्यधिक लगाएंगे। नंबर सेकंड में है जल संग्रह के लिए छोटे छोटे बांधों का निर्माण करना। यानी कहने का मतलब है जल संग्रह, यानी जल को जब हम लोग बचाव करेंगे तो क्या करेंगे? छोटे छोटे बांध का निर्माण करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ नदी है, पोखरा है, तालाब है, उस स्थान पर पानियों को बचा कर रखने की हम लोग संभावना बनाएंगे और उसके साइड रूप में क्या करेंगे? मजबूत रूप से बांध को बना देंगे ताकि यह अधिक से अधिक दिनों तक इस गड्ढे में पानी, है ना, जमा रहे। ये सब जो है भूमिगत जल स्तर में क्या होता है दोस्तों? वृद्धि होता है। नंबर थर्ड में है वर्षा जल का संचय।
वर्षा जल का संचय का मतलब होता है कि जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल को, है ना, एक नदी या तालाबों में उसको इकट्ठा किया जाता है। उस इकट्ठा कर उस जल को रखते हैं, बचाव करते हैं, ताकि जब सुखाड़ की स्थिति आने की संभावना हो तो उस जल का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उपयोग करेंगे, है ना। क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। कहाँ उपयोग करेंगे, तो दोस्तों जो फसल जो हम लगाएंगे उस फसल में वही वर्षा जल जो संचित रहेगा उस जल को क्या करेंगे, प्रयोग में लाएंगे। नंबर 4 में है बूंद बूंद सिंचाई की व्यवस्था करना। दोस्तों देखिए, अगर मान लिया जाए कि हम लोग को जल कम है तो इसके अधिक से अधिक वृक्ष को लगाना चाहते हैं, चाहे वृक्ष को उगाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, बूंद बूंद सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। यानी कुछ ऐसा यंत्र के व्यवस्था करेंगे जहां धारा प्रवाह नहीं बल्कि बूंद बूंद पौधों पर पानी गिराने की हम क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे। तो कैसे होगा, तो यंत्र के माध्यम से होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट में है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दोस्तों, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय में जो दोस्तों जो आपको इम्पोर्टेंट है उसी क्वेश्चन को सिर्फ फोकस किया जाएगा, क्योंकि इस आपदा प्रबंधन से 6-7 नंबर का क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में। चलिए इसको देख लेते हैं। नंबर 1 में है बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ कैसे आती है ना दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बिहार भारत के उन राज्यों में है जहां लगभग प्रति वर्ष बाढ़ आती है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि बिहार जो हम लोग रहते हैं बिहार राज्य में, तो भारत के उन स्थान पर है जो हम लोग को अत्यधिक बाढ़ों की सामना करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है जो हम लोग को जो बिहार है उस बिहार के जो उत्तरी भाग है वह बाढ़ से पीड़ित रहता है, और जो दक्षिणी भाग है वह सुखाड़ से पीड़ित रहता है। और बाढ़ से पीड़ित होने का जो कारण है वह कोसी नदी, जो हम लोग बिहार के शोक नदी या दुखद नदी के नाम से जानते हैं। बिहार में विशेषकर उत्तरी बिहार बाढ़ की है ना त्रस्ती के लिए प्रसिद्ध है। यानी कहने का मतलब सबसे ज़्यादा उत्तरी बिहार से क्या होती है, बर्बादी होती है फसल की। और यहाँ से गुजरने वाली कोसी नदी बिहार की शोक नदी कहलाती है। जो कोसी नदी जो गुजरती है बिहार से, उस कोसी नदी को दुखद नदी या फिर उसको क्या कहते हैं दोस्तों, शोक नदी के नाम से जानते हैं। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बिहार को शोक नदी या दुखद नदी किस नदी को जानते हैं, तो आप लोग बताइएगा क्या चीज़ दोस्तों, तो कोसी नदी। इसका कारण है कि नेपाल से निकलने वाली यह नदी जब बाढ़ लाती है तो बिहार के कई जिले जैसे दरभंगा, खगड़िया, सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी आदि जिलों में बाढ़ में डूब जाती है। यानी जो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि जो कोसी नदी जो नेपाल से जो निकलती है, तो निकलने के बाद जो बिहार के जो उत्तर भाग में जो कुछ हम लोग राज्य जो पड़ता है, दरभंगा हो गया, खगड़िया हो गया, सुपौल हो गया, समस्तीपुर, मधुबनी जो हो गया, ये सब जो जिला है बिहार की, तो ये सब जो जिला काफ़ी ज़्यादा बिहार के उत्तरी भाग जो है बाढ़ से ज़्यादा चपेट में रहती है। और यही सब जिला में सबसे ज़्यादा हम लोग बाढ़ को सामना करने पड़ता है ना। और उसके बाद भी है सितंबर 2008 में भारत नेपाल की सीमा पर है ना कुशहा बांध के टूटने से उत्तरी बिहार में भयंकर तबाही मची थी। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जो नेपाल के जो सीमा पर एक जो बांध है उस बांध का नाम है कुशहा बांध। जो कुशहा बांध जो टूटा था उस समय उत्तरी बिहार में काफ़ी ज़्यादा है ना बाढ़ से तबाही हुई थी। और तबाही ही नहीं बल्कि पशु चारण है ना, कितने मकान है ना, खेती बाड़ी, फसल, बहुत सारी चीज़ों की बर्बादी हुई थी। कौन बांध से, तो कुशहा बांध। ये जो कुशहा बांध कहाँ पड़ता है, तो नेपाल के सीमा पर पड़ता है। उस समय जब टूटा था तो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था, तबाही हुई थी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए बाढ़ जैसी आपदा है ना,
दुखद के नाम से सामना करने पड़ती है। यानी बिहार, जो उत्तरी बिहार जो है, दुख के समान है। दुखद भी बोले गलती नहीं है ना, दुख के समान है। यानी जो बिहार है, जो बिहार के उत्तरी भाग जो है हमेशा जो बाढ़ आती है, इसलिए उत्तरी भाग को दुख का सामना अत्यधिक करने पड़ता है। तो किसको सामना करने पड़ता है दोस्तों? जो अभी बताएं, दरभंगा, समस्तीपुर, ये सब सुपौल जिला, ये सब जो बताएं, वो सब जिलों को दुख की सामना अत्यधिक करने पड़ता है। किस क्या से? तो बाढ़ से। यहाँ की अर्थव्यवस्था बाढ़ का सामना नहीं कर सकती है, अतः केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को मिलकर बाढ़ नियंत्रण की दिशा में कार्य करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, अगर इससे हम लोग को नियंत्रण करना है या बचाव करना है तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार का भी इसमें योगदान होना चाहिए। दोनों को मिलकर, है ना, इसको नियंत्रण कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या को दूर कर सकते हैं, है ना। क्या करना चाहिए? समस्या को दूर करना चाहिए दोस्तों। तो ये आपको होगा पार्ट 3 वीडियो, है ना, आपदा प्रबंधन की। अब इसका जो इसके बाद जो लेके आएंगे इकाई 3 लेसन का पार्ट 4 वीडियो में आएगा, जो आप लोग को लेसन 3 में लेकर आएंगे। और जो भी बच्चे नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बना लीजिए और इसको याद करने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर उसी क्वेश्चन को अपलोड करेंगे, वीडियो बनाएंगे जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, और आपके लिए नहीं वो बल्कि एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी आपको महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद।